बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डे 13। आज हम कुछ नई कमांड्स डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि वर्किंग विद टेक्स्ट फाइल्स इन लिनक्स, तो उसमें हमने कुछ बेसिक कमांड्स देखी थी। तो आज उसी सेशन की कंटिन्यूएशन है। तो आज हम थोड़ी सी एडवांस कमांड्स देखेंगे। ये जो कमांड्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड्स हैं, क्योंकि जो डेवऑप्स इंजीनियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट फाइल के साथ मैनिपुलेशन परफॉर्म करते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें थोड़ी सी फिल्टर आउट करनी होती हैं। तो आज की जो कमांड है वो हमें काफ़ी हेल्पफुल करने वाली है हमारे आगे के जर्नी के अंदर। इसलिए आज हम थोड़ा सा इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे और डिटेल से चीज़ों को देखेंगे। तो दीज आर द फॉलोइंग कमांड्स जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें एक यूनिक है, कट है, एससीडी है, स्प्लिट है, टैक है, टीआर है, ग्रेप है और फाइंड। ये 8 कमांड्स हैं जिनको आज हमने एक्सप्लोर करना है और इसमें देखेंगे कि इनको यूज कैसे करते हैं डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर। हम अपनी वर्चुअल मशीन पे आ चुके हैं और आज हम अपनी जो प्रैक्टिस है उसको देखते हैं। ये सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम एक अपना जो फोल्डर हमने बनाया हुआ था हम उसके अंदर मूव करते हैं और फिर हम इसके अंदर एक फोल्डर बना लेंगे। तो टुडे इज डे 13, तो हम डे 13 का एक फोल्डर बना लेंगे और अपनी सारी चीजें हम इसी के अंदर प्रैक्टिस करें। ओके जी। तो थोड़ा सा मैं इसको वाइड कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए कमांड्स को एग्जीक्यूट करना इजी। ओके जी। तो जो फर्स्ट कमांड थी हमारी दैट वाज यूनिक। तो सबसे पहले हम इसका मैनुअल देखते हैं। तो UNIQ यूनिक। तो इसमें हमें अगर हम देख रहे हैं कि इसमें रिपोर्ट और ओमिट रिपीटेड लाइंस। तो ये असल में यूनिक की कमांड इसलिए यूज होती है कि हमारे टेक्स्ट के अंदर समटाइम रिपीटेड लाइंस होती हैं या ऐसी लाइंस हैं जो कि डुप्लीकेट्स हैं। तो उनको नॉर्मली ओमिट करने के लिए हम देखना चाहते हैं कि यूनिक फाइल्स कौन सी हैं। तो वो हम देखेंगे और फिर हम उसमें डिफरेंट इसकी ऑप्शंस हैं कि जिस तरह काउंट है, प्रीफिक्स लाइंस बाय द नंबर ऑफ ऑकरेंसेस। तो ये हमें काउंट बताता है कि हमारे पास टोटल कितना काउंट है। और ये डिफरेंट चीजें हैं जिनका हम अभी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसको क्विट करते हैं और हमें कुछ यहाँ फाइल्स वगैरह चाहिए होंगी जो कि जिस तरह हमें लास्ट सेशन के अंदर हमने बनाई थी। तो हम एक काम करते हैं कि हम कॉपी करते हैं कुछ अपनी कमांड्स को, ठीक है, या फाइल्स को। तो हम थोड़ा सा बैक साइड मूव करते हैं और डे 12 के अंदर जाते हैं और इसके अंदर ये हमारी कुछ फाइल्स थी तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो लेट्स से फाइल 1 से फाइल 6 तक हम कॉपी करते हैं। तो हम कॉपी के लिए हम सीपी की कमांड यूज कर रहे हैं। तो फाइल 1 डॉट टेक्स्ट, फिर हम कहेंगे कि फाइल 2 डॉट टेक्स्ट, फिर फाइल 3 और फाइल 4, फाइल 5। तो ये इस तरह करके मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं फाइल्स को, अभी फाइल 6 है, और फिर इनको मैं कॉपी कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि आपने डॉट डॉट स्लैश डे 13 के अंदर इसको मूव कर देना, ठीक है। तो इस तरह मैंने क्या किया, मैंने कॉपी कर दिया इन सारी फाइल्स को डे 13 के अंदर। तो अगर मैं मूव करूं डैश डैश डे 13 में, तो अब अगर यहाँ मैं देखूं तो मेरी सारी फाइल्स यहाँ आ चुकी हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं ट्री स्ट्रक्चर की फॉर्म में देख लेता हूँ। तो ये मेरे पास सारी फाइल्स आ गई हैं। तो अब हम इन पे थोड़ा सा ये एक्शन परफॉर्म करेंगे। और एक और फाइल है जो कि ज्यादा हमें रिक्वायर्ड है। एक हमने सॉर्टेड के नाम से फाइल भी क्रिएट की थी, हम वो भी यहाँ कॉपी कर लेते हैं। तो उसका कॉपी करने का मैं यहीं से इसी करंट डायरेक्टरी के अंदर खड़े खड़े मैं डबल डॉट लगाता हूँ। डबल डॉट का मतलब है कि बैक साइड पे जाओ, पेरेंट डायरेक्टरी में जो
13 नंबर है, सॉरी 12 नंबर डे है, उसमें से सॉर्टेड के नाम से फाइल है, उसको कॉपी कर दो स्लैश के अंदर, ठीक है, या डॉट के अंदर। तो डॉट का मतलब है करंट फोल्डर। तो मैं अगर इसको दोबारा से ट्री देखूं, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ सॉर्टेड के नाम से एक और फाइल आ चुकी है। तो ये इस तरह मैंने वहां से कुछ फाइल्स कॉपी कर ली। अब हम अपना इन पे एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम कैट की कमांड यूज करते हैं और हम देखते हैं कि अच्छा इसमें कुछ सॉर्टेड हैं, तो सॉर्टेड फाइल्स हैं। तो इसमें हमने देखा कि हमारे पास डाटा है जो कि सॉर्टेड फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल, लेकिन इसमें कुछ डुप्लीकेट नहीं है। तो अगर हम इसमें कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड कर दें ताकि हम इनको थोड़ा सा अच्छे से मैनेज कर सकें, तो मैं यहाँ से जो टेक्स्ट एडिटर है इसका वो ओपन करता हूँ और वहां से इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ। और डे 13 में गया और जहाँ सॉर्टेड फाइल्स हैं इसको ओपन किया, तो यहाँ से मैंने ये कॉपी कर लिया और ये मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है जी। तो ये फिलहाल सॉर्टेड तो नहीं है, लेकिन चलें हम इसको ऐसे ही सेव कर देते हैं ताकि हम इसमें ये देखें कि यूनिक वैल्यूज हैं कि नहीं, ठीक है। तो अब हम यूज करते हैं यूनिक, और यूनिक में हमने जो सॉर्टेड को असाइन की थी। तो अब अगर आप गौर करें, अगर मैं सिर्फ इसको कैट करूं, तो आप ये देख रहे हैं ये डेटा है, और फिर मैं यूनिक की कमांड यूज करता हूं और फिर मैं सॉर्टेड को कहता हूं, तो ये हमें क्या करेगी, इसने हमें, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हमें जनाब सॉर्टेड डेटा, सॉरी यूनिक एलिमेंट्स प्रोवाइड करेगी, जिसमें असल जो है वो तो हमने 2 दफा लिखा हुआ था, तो वो तो एक दफा आ गया, लेकिन ये शकील और जो जीशान थे ये अभी भी रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ये यूनिक नहीं हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डाटा है वो हमेशा यूनिक तभी आएगा जब आपका डेटा प्रॉपर सॉर्टेड फॉर्म में होगा, और वो जो रिपीटेड लाइन है वो एडजेसेंट होंगी। जिस तरह शकील शकील के साथ होना चाहिए, जिशान जिशान के साथ होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है कि वो इसको यूनिक आइडेंटिफाई करेगा। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम इसे कहते हैं कि भाई आप ऐसा करो कि आप पहले डेटा को सॉर्ट करो, ठीक है जी। तो सॉर्ट की जो कमांड है इसको हम कहते हैं कि सॉर्ट करो, और सॉर्टेड टू की एक फाइल हम बनाते हैं और इसके अंदर हम इसको प्लेस करते हैं। और अब हम इसे अगर आप कैट करें तो सॉर्टेड टू के नाम से फाइल है, तो उसमें अगर आप देखें तो ये सारी चीजें अब जो हैं वो एडजेसेंट हो चुके हैं, जो रिपीटेड वैल्यूज हैं वो एडजेसेंट हो चुकी हैं। और अब हम अगर इसे कहेंगे कि यूनिक और सॉर्टेड टू के नाम से जो फाइल है, तो उसे हम कहेंगे, तो ये देखें जी अब इसने हमें यूनिक वैल्यूज दे दी। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम भी एक तरीकाकार देखा था जिसमें सॉर्ट की जो कमांड थी और उसके अंदर एक ऑप्शन थी, जो एक फ्लैग था -u का, जिसकी मदद से हम सेम चीज अचीव कर रहे थे। तो उस तरह भी ये अचीव की जा सकती है और इस तरह भी की जा सकती है। ओके जी। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इसकी एक और वेरिएंट है, या यूं कह लें एक टैग है जो -c के नाम से है। तो अब अगर आप ये देखें तो ये हमें बताता है, ये हमें क्या बताता है कि टोटल काउंट बता देता है कि आपकी जो लाइंस हैं, यूनिक लाइंस हैं, ये कितनी हैं। मींस हर एक यूनिक लाइन के बारे में काउंट बता देता है। तो एहसन जो है वो पूरी फाइल में एक दफा था, असद 2 दफा था, रिजवान एक दफा था, शकील और जिशान जो थे ये 2 टाइम्स थे। तो इसलिए इसने साथ काउंट बता दिया। तो अगर आपने कभी ये देखना हो कि कौन सी लाइन कितने टाइम्स रिपीट हुई है, तो आप इसके साथ सिंपल -c लगा देंगे, तो ये फौरन आपको बता देगा कि ये इतनी लाइंस हैं, ये इतनी दफा दफा रिपीट हुई है। अगर कोई 3-4 दफा भी हुई है तो उसके साथ ये ऑप्शन आ जाएगी। ओके जी। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो मैं इसी फाइल के साथ एक और ऑप्शन अटैच करता हूं, उसका नाम है डी, ठीक है जी। ये डी क्या करता है, अगर आप गौर करें, ये थोड़ा सा हम मैन में जाकर देख लेते हैं। तो डी क्या करता है, ये रिपीटेड वैल्यू प्रिंट करता है, ओनली प्रिंट डुप्लीकेट लाइंस, ठीक है जी। सिर्फ डुप्लीकेट्स लाइन जो प्रिंट करेगा, बाकी सारी लाइंस को इग्नोर कर दो। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ हमने जब -d अप्लाई किया है, तो यहाँ वो वाले एलिमेंट्स जो रिपीट हो रहे थे सिर्फ वो नजर आ रहे हैं, बाकी यूनिक नजर नहीं आ रहे। यहाँ तो हमने यूनिक देखे थे, लेकिन जहां हम देख रहे हैं कि ये दीज आर
रिपीटेड वैल्यूज जो कि सिर्फ रिपीटेड वैल्यूज नजर आते हैं। तो इस तरह आइडिया हो जाता है कि अच्छा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो बार बार, जो कौन कौन सी रोज हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह एक अगली ऑप्शन है, इसमें डैश यू की ऑप्शन है। अच्छा, डैश यू की जो ऑप्शन है ये कौन से ऑप्शन है, जो ये वो है जो यूनिक है। मसलन मैं इसके बगैर आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया होगा। ये अगर आप गौर करें तो ये हमारी फाइल थी। ठीक है जी। इसमें ये यूनिक वैल्यूज थी। नहीं, इसमें तो नजर नहीं आ रही। अच्छा चलें, मैं आपको ना कैट करके दिखाता हूँ। कैट सॉर्टेड, थोड़ा सा मैं इसको ज्यादा बेहतर कर, अच्छा ओके जी। अब अगर आप गौर करें तो आप इस डाटा में कुछ वैल्यूज हैं यूनिक हैं, जिस तरह एहसन है और रिजवान है। बाकी जो सारी वैल्यूज हैं, बाकी ये जो शकील, जिशान और असद जो है रिपीट हो रही हैं। तो अब जिस तरह हमने पहले देखा था डैश टी की मदद से कि सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यू शो करो जो बार बार रिपीट हो रही हैं, इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि अच्छा सिर्फ यूनिक वैल्यूज दिखा दो, भाई यूनिक कौन कौन सी, तो उस केस में सिंपली आपने डैश यू की ऑप्शन लगानी है। यूनिक की कमांड के साथ डैश यू लगाएंगे तो ये आपको फौरन से वो वाली वैल्यूज, वो वाली लाइंस प्रिंट करके दे देगा जो कि यूनिक है। ठीक है। अच्छा, अब फिर एक और इसका वेरिएंट है या इसका टैग है, वो हम देखते हैं यूनिक के मैन में जाके, और वो है डब्ल्यू के नाम से। अच्छा, अब यहाँ गौर करें तो क्या कह रहा है जी, डब्ल्यू है चेक कैरेक्टर्स एन, इसका मतलब कंपेयर नो मोर देन एन कैरेक्टर्स इन लाइन। अभी अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो डाटा है वो पूरे का पूरा, पूरी पूरी लाइंस जो है वो आपस में कंपेयर हो रही हैं और आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि इनमें आपस में कौन सी लाइंस जो हैं वो आप यूनिक हैं या कौन सी डुप्लीकेट है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि अच्छा नहीं, मुझे पूरी लाइन को कंपेयर नहीं करना, मुझे उस लाइन में से कुछ सेट ऑफ करेक्टर्स हैं, सिर्फ उनको कंपेयर करना है और देखना है कि उनके अकॉर्डिंगली मेरी रिपीटेड लाइंस कौन कौन सी हो सकती हैं। तो उसको हम देखते हैं कि मसलन मैं कैट दोबारा से, अगर अगर आप यहाँ गौर करें तो यहाँ हम देखते हैं कि जिस तरह ये तीन है, ठीक है ना, ये तीन है, इन तीनों में वैसे तो असद, ये पूरे के पूरी लाइंस आपस में डुप्लीकेट हो रही हैं। लेकिन अगर हम गौर करें तो ये जो एहसन और असद हैं, इनमें से ए जो करेक्टर है, लेट्स से फिलहाल ये ए ऐसा है करेक्टर जो तीनों में रिपीट हो रहा है, तो हम इसे ये कह सकते हैं कि अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम यूनिक तो आइडेंटिफाई करो, लेकिन तुमने कुछ खास नंबर ऑफ बाइट्स जो है सिर्फ उनकी बेस पे इसको यूनिकनेस इसकी आइडेंटिफाई करनी है। तो इसका मतलब है कि अब जब हम ये करेंगे तो ये इसने क्या किया, इसने सिर्फ फर्स्ट जो करेक्टर है, मैंने चूंकि वन दिया है तो वन का मतलब है सिर्फ वन करेक्टर चेक करेगा, तो इसका मतलब वन करेक्टर को कंपेयर कर रहा है कि ये जो ए है ये कितनों के साथ साथ इसने मैच हुआ। तो ये ए जितनों के साथ भी मैच हुआ होगा उसमें से सिर्फ फर्स्ट अकरेंस रखेगा, बाकी डिलीट कर देगा। तो इसने एक अकॉर्डिंग टू एसन तो रख लिया है, बाकी डिलीट कर दिया। इसी तरह चूंकि आर का रिजवान जो था वो भी रिपीट हो रहा था, नहीं रिजवान रिपीट नहीं हो रहा था, शकील और निशान रिपीट हो रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग उसको भी यूनिक रख लिया। तो कहने का पर्पज यह है कि अगर आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर एक से ज्यादा आपके अल्फाज हैं जिन यानी कि एक लाइंस जो हैं वो लंबी लंबी हैं और आप चाहते हैं कि अच्छा कुछ ऐसे लाइंस जो कि सेम अल्फाज से स्टार्ट हो रही हैं या सेम नंबर ऑफ करेक्टर से स्टार्ट हो रही हैं, उनको मैंने डुप्लीकेट कंसीडर करना है और उनकी भी यूनिकनेस मैंने आइडेंटिफाई करनी है, तो उस केस में ये आपको हेल्प करेगी। ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होती क्योंकि हमारे पास ऐसा डेटा बहुत कम आता है जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज आए, या हमें स्पेशली नंबर ऑफ बाइट्स की बेस पे या नंबर ऑफ करेक्टर्स की बेस पे हमें इस तरह फिल्टर लगाना पड़े। तो ये नॉर्मली हम जो है इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारी थी फर्स्ट कमांड। अच्छा, सेकंड कमांड इज कट कमांड। तो हम सबसे पहले इसका मैनुअल देखते हैं। तो ये कट कमांड क्या करती है, द रिमूव सेक्शंस फ्रॉम ईच लाइन ऑफ फाइल्स। ये हर जो लाइन है उसमें से कुछ जो सेक्शंस हैं
वो कट कर सकती है। जिस तरह आपने अक्सर देखा कि हम लाइंस जो अगर हम एमएस वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसमें से हम अल्फाज को कट कर सकते हैं, कुछ वर्ड्स कट कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये हमें क्या कर सकते हैं, हम कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉलम्स बता के हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जब पूरे इस सेंटेंस में लेट्स से ये अल्फाज जो हैं या इन पोजीशन पे जो लेटर्स हैं इनको आप कट कर दें ताकि वो इस डेटा में या इस लाइन में एग्जिस्ट ना करते हो। ठीक है जी। तो ये इस तरह हम चीजों को डिलीट कर सकते हैं। मसलन हम अभी जाते हैं और देखते हैं। लेट्स से मैं देखता हूं कि फाइल नंबर जो 5 थी उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। ओके, ये हम इसकी बजाय कोई और फाइल देखते हैं। फाइल 3 में क्या पड़ा हुआ है, चलो ये डेटा पड़ा हुआ। ठीक है, तो या वैसे फाइल 5 इज ज्यादा बेटर, तो इसके साथ थोड़ा सा हम प्ले करते हैं। अच्छा, अब लेट्स से मैं आपसे ये कहता हूं कि अच्छा ऐसा करें कि कट करें डैश सी और एन। एन की बजाय हम लेट्स से फर्स्ट लेटर क्या देते हैं, और माय जो फाइल नंबर 5 है इसमें से हम इसको कट कर देते हैं। ओके, ये देखें ये क्या हुआ। हमने इसे ये कहा कि भाई ये जो मेरी फाइल थी इस फाइल में ये जो डाटा था इसमें से पहला लेटर या नंबर ऑफ लेटर्स या नंबर ऑफ बाइट्स जो हैं ये आपने कट करके लाने हैं। तो इसने क्या किया, इसने हर लाइन में से जो एक एक लेटर है उसको कट कर लिया। तो बासित का बी कट कर लिया, असद का ए, जान का जे, एस का, शकील का एस, और इस तरह इसने कट कर लिया। मैं इसे ये भी कह सकता हूँ कि अच्छा मुझे 1 नहीं मुझे 2 कट करके दो, ये मुझे इस तरह सेकंड जो डिजिट है ये उसको मुझे कट करके दे देगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि मैंने कहा कि अच्छा मुझे सिर्फ फर्स्ट कॉलम चाहिए या फर्स्ट करेक्टर चाहिए, उसने दे दिया। इसी तरह मैंने कहा नहीं मुझे सेकंड चाहिए, तो इसने हर एक चीज का जो सेकंड सेकंड वाला पोर्शन है या सेकंड कॉलम कह रहे हैं या सेकंड करेक्टर कह लें, उसी लाइन का हर लाइन का प्रिंट हम मुझे कट करके या रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो इस तरह मैं कोई भी दे सकता हूँ कि अच्छा मुझे फिफ्थ वाला चाहिए, तो ये फिफ्थ वाले पे जो भी होगा। आप इस केस में देखें तो ये जो लेटर है असद उसमें फिफ्थ वाले पोजीशन पे कोई भी लेटर नहीं है, तो इसलिए उसने उसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया। ठीक है, तो बाकी इस तरह ये आ रहा है। अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं, ये तो मैं एक एक कॉलम या एक एक करेक्टर की पोजीशन बता रहा हूँ कि इस पोजीशन पे जो भी करेक्टर है या लेटर लेटर पड़ा हुआ है वो एक्सट्रैक्ट करे। मैं एक रेंज भी बता सकता हूँ कि अच्छा भाई मुझे 1 से लेके या 2 से लेके 5 तक जरा रिटर्न करो। ठीक है, तो कट करके लाओ 2 से 5 तक, यानी कि 2 करेक्टर और 2 से 5 तक। तो ये क्या कर रहा है, इसने 2 से लेके 2, 3, 4 और 5, तो ये 5 कर 2 से लेके 5 तक जितने भी करेक्टर्स थे उनको एक्सट्रैक्ट करके ले आया। तो इस तरह कभी अगर हमें जरूरत पड़े कि हम कट करना चाहें, कुछ लेटर्स कट करना चाहें, लेकिन उसमें हम फिर रेंज बताएंगे कि कहाँ से कौन कौन से कॉलम हमने कट करने हैं, तो ये हमारे लिए कट करके ला सकता है। तो इसका मतलब ये रेंज आप बता सकते हैं। ये रेंज थोड़ी सी एक और तरीके से भी बताई जा सकती है। मसलन मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि मैं इसमें है ना -5 -5 करता हूँ। अच्छा, -5 का ये मतलब है कि स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो अप टू 5। अब ये देखें इसने क्या किया, मैंने -5 से किया, ठीक है ना, -5 किया तो 1 से लेकर जो फिफ्थ पोजीशन है उस तक जितने भी करेक्टर्स होंगे वो ले आएगा। अब जिस तरह शकील का आगे जो लेटर्स हैं वो उसने मिस कर दिए क्योंकि 1 से लेके 5 तक ये इतने ही लेटर बन गए थे। इसी तरह इर्तजा का ए कट हो गया, जान अली जो है इसका सिर्फ ए रह गया, बाकी जो है वो कट हो गए। तो इसका मतलब है कि उस डेटा में से 1 से लेके 5 तक, इसका मतलब जब भी आप ये देखें, जब आपने एक रेंज देनी है तो एक स्टार्टिंग पोजीशन बतानी है और एक एंडिंग पोजीशन बतानी है कि कहां से शुरू करना और कहां एंड करना। इसी तरह अगर आप स्टार्टिंग पोजीशन नहीं बताते, आप सिर्फ एंडिंग बताते हैं, और ये किस तरह बता रहे हैं -5 के साथ, तो इट्स मीन के ऑलवेज स्टार्ट विद 1 और गो अप टू 5। इसी तरह इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप ये कहते हैं कि अच्छा आप ऐसे करें कि 3 से शुरू करें और डैश कर दे, डैश इसके बाद लगा। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आई एम टेलिंग द स्टार्टिंग पोजीशन
लेकिन एंडिंग पोजीशन नहीं बता रहा। तो एंडिंग पोजीशन नहीं, जब मैं नहीं बताऊंगा तो इसका मतलब वो कंसीडर होगा स्टार्ट फ्रॉम 3 एंड गो अप टिल एंड। तो ये एंड तक जाएगा। जिस तरह ये 1 से स्टार्ट होके 5th तक आ रहा था, ये 3 से स्टार्ट करेगा और एंड तक जाएगा। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये 3 पोजीशन से इसने स्टार्ट किया, तो फिर एंड तक जितने भी लेटर्स हैं उनको प्रिंट कर दिया। तो इस तरह हम जो हमारा डेटा है उसमें से कट करके हम ये चीजें भी इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सिंगल सिंगल करेक्टर भी निकाल सकते हैं और फिर हम रेंज ऑफ करेक्टर्स भी निकाल सकते हैं। एक और ऑप्शन भी हो सकती है कि अगर हम चाहें तो हम ये कहें कि अच्छा हम 3 से 5 तक जाना चाहते हैं लेकिन साथ हम पहला करेक्टर भी चाहते हैं। तो ये आप गौर करें जरा। तो मैंने क्या कहा कि 1 से शुरू करें, ठीक है, सॉरी 1 वाला करेक्टर भी, कॉमा लगा के 3 to 5 वाला भी। ठीक है जी, 1 वाला जो पोजीशन 1 पे लेटर होगा वो भी निकाल दें और जो 3 से 5 तक पोजीशन पे लेटर्स होंगे वो भी वापस ले आए। तो ये हमारे लिए ये मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ये इसमें स्पेस नहीं देनी थी, कॉमा के बाद स्पेस नहीं देनी। ठीक है जी, तो अब इसने क्या किया, इसने फर्स्ट लेटर, सारे डेटा का फर्स्ट लेटर एक्सट्रैक्ट किया और फिर इसने 3 से लेकर 5 पोजीशन पर तक जो हमारे लेटर्स हैं उनको भी कट किया और इनको एडजस्ट करके इनको आपस में कंकैटिनेट करके हमें शो करवा दिया। तो इस तरह हम अपनी मर्जी से जिस जिस चीज को भी कट करना चाहें हम बड़े इजीली कट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे लिए थोड़ा फायदेमंद हो। ओके जी, तो अभी हम एक और इसकी ऑप्शन है उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो हम मैन कट में जाते हैं। तो इसकी एक और ऑप्शन है डी के नाम से। ठीक है, इसको हम डेलीमीटर कहते हैं। डेलीमीटर्स नॉर्मली एक खास किस्म के करेक्टर को कहते हैं जिसकी बेस पे हम डाटा को सेपरेट करते हैं। समटाइम आपने देखा होगा कि जो सेंटेंसेस होते हैं उनके एंड पर हम फुल स्टॉप लगाते हैं, तो वो फुल स्टॉप इज एक्टिंग एज डेलीमीटर बिटवीन द सेंटेंसेस, कि जहां जहां बताया जा रहा है कि जहां एक सेंटेंस एंड होता है और जहां से फिर नेक्स्ट वाला डेटा स्टार्ट होता है। तो इसी तरह हम समटाइम जो टेक्स्ट फाइल्स हमारी होती हैं उनके अंदर हम खास किस्म के डेलीमीटर्स यूज करते हैं ताकि हम कल को जब उनकी फिल्टरिंग वगैरह करना चाहें तो हम इजीली कर सकें। अच्छा, इसमें डेलीमीटर के केस में कि यूज डेलिम इंस्टेड ऑफ टैब फॉर फील्ड डेलीमीटर। तो हम सबसे पहले तो हम एक खास किस्म का डेटा राइट कर लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि उस डेलीमीटर की बेस पे हम किस तरह डेटा एक्सट्रैक्ट वगैरह कर सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए हमें खास किस्म की एक फाइल मैं जनरेट करने जा रहा हूँ। तो वो फाइल मैं लेट्स से इधर बना लेता हूँ। लेट्स से टच की मदद से मैं एक सिंपल फाइल बनाता हूँ और उसका नाम मैं रखता हूँ माई डेटा डॉट txt और फिर यहाँ जाके मैं इसको ओपन करूँगा। अच्छा, अब इसमें मैं एक बड़ा खास किस्म का डेटा रखने जा रहा हूँ। मसलन इसमें मैं रखने जा रहा हूँ असद रखा, कॉलन रखा, फिर मैंने 1 2 3 रख दिया, फिर मैंने ABC रख दिया, फिर मैंने 7 8 9 रख। ठीक है जी, तो इस तरह का डेटा कुछ मैं रखने जा रहा हूँ और इस तरह करके रख देते हैं। तो यहाँ इर्तिजा रख देते हैं और इसको हम 4 5 6 कर देते हैं और इसको 1 1 1 करते हैं। फिर तो अब यहाँ हम 7 कर देते हैं, 7 8 9 कर देते हैं और यहाँ हम 3 कर देते हैं और फिर यहाँ हम तब्दील कर देते हैं। जहाँ हम 2 2 कर देते हैं और जहाँ हमने चेंज इन किया, चल खैर जहाँ हम 5 5 करते थे। तो ये मैंने डेटा रखा। ये डेटा किस तरह मैंने रखा कि मैंने कुछ लेटर्स और कुछ नंबर्स और कुछ नाम जो है उनको एक ऐसे ही पैटर्न में रखना चाहा। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि पहले नाम लिख दें और उस नाम के बाद एक डेलीमीटर लगा दें। ठीक है जी, ये कॉलन के नाम से, तो कॉलन के नाम से डेलीमीटर लगाया। तो ये हो सकता है मैंने इनकी आईडीज लिखी हो, तो हर बंदे की आईडी है। ये हो सकता है मैंने इनका ग्रुप लिखा हो,
कि ये किस ग्रुप का हिस्सा है, और ये मैंने इनकी कोई और डिफरेंट आईडी लिखी, ठीक है, या ये इसका पासवर्ड हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो ये मैंने एक डेटा एक खास फॉर्मेट में लिख दिया है जिसके अंदर मैंने डेलीमीटर्स यूज किया। अच्छा, ये डेलीमीटर कुछ भी हो सकते हैं, मैंने फिलहाल जहाँ कॉलन यूज किया, हम कॉमा भी यूज कर सकते थे, हम डॉट भी यूज कर सकते थे, फुल स्टॉप भी, तो किसी भी तरह का हम डेलीमीटर यूज कर सकते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन चले, मैंने इसको डेटा को सेव किया। अब हम थोड़ा सा इस पे काम करते हैं कि हमने देखा कि हमारे पास हम कैड कर लेते हैं और ताकि डेटा हमारे सामने रहे, और फिर हम इस पे डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अब हम करते हैं जी कट, और कट में हमने लगाया डी, ठीक है, डेलीमीटर की बेस पे। डेलीमीटर फिर हमें लगाना पड़ेगा जी, इस तरह डबल सिंगल कोट के अंदर मैं डेलीमीटर लगाऊंगा कि अच्छा भाई, मैं इस डेटा, इस ये जो फाइल होगी, क्योंकि मैं इस फाइल से एक्सट्रैक्ट करूंगा, तो इस फाइल में से डेटा आपने एक्सट्रैक्ट करना है और डेलीमीटर की बेस पे एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है जी। और डेलीमीटर की बेस पे जब मैं करूंगा तो एक डैश एफ का ऑप्शन देकर मैंने लेट से यहाँ 1 लिखा, और फिर मैंने फाइल का नाम दे दिया, और मेरी फाइल का नाम था माई डेटा, और ये एंटर प्रेस किया। तो अब अगर आप गौर करें तो हुआ क्या है, इस डेलीमीटर की बेस पे मैंने कहा कि भाई इस डेलीमीटर की बेस पे जब आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपके 4 कॉलम बनेंगे, पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा और फिर चौथा, ठीक है ना। ये तो इसका मतलब है जो आपका डेटा है वो तकरीबन 4 कॉलम्स में डिवाइडेड है, और उन 4 कॉलम्स को हमने सेपरेट किया हुआ विद द हेल्प ऑफ दिस कॉलन। तो आप ऐसा करो, इस कॉलम की बेस पे एक्सट्रैक्ट करो और जो सेकंड कॉलम है वो उठा के लाओ। अब इसी तरह मैं ये कह सकता हूं कि अच्छा सेकंड नहीं, सॉरी फर्स्ट नहीं, सेकंड कॉलम उठा के लाओ। तो अगर हम ये देखेंगे तो हम जहां से जो इसकी ये आईडीज हमने असाइन की हुई थी वो सारी की सारी एक्सट्रैक्ट हो गई, ठीक है। तो आप इसका मतलब है कि मैं आखिरी वाला करना चाहता हूं तो हम इसकी जगह 4 लिख दूंगा, तो ये 4 वाला हमें रिटर्न कर देगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम एक एक कॉलम भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अगर हमने डेटा को इसकी बेस पर किसी डेलीमीटर की बेस पर सेपरेट किया हुआ है, तो हम उनकी बेस पर जो डिफरेंट कॉलम्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी तो मैंने एक एक कॉलम पिक किया, हम एक से ज्यादा भी पिक कर सकते हैं। मसलन मैं ये कहता हूं कि आप ऐसा करें कि ये जो नाम है और ये जो ग्रुप है, ठीक है ना, ये सारे जो एक ही ग्रुप का हिस्सा है, तो आप नाम और ग्रुप को निकाल के लाएं, एक्सट्रैक्ट करके लाएं, कट करके लाएं। तो ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए विल डू सिंपली, हम कट में जाएंगे, ठीक है, कट की कमांड हमने एग्जीक्यूट की। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ ताकि इजी हो। तो इससे पहले हम इसको एग्जीक्यूट करें, लेट मी डिस्प्ले द डेटा, ताकि डेटा हमारे सामने रहे। अच्छा, अब हम करेंगे कट, कट में डैश डी, और डेलीमीटर में कॉलन, और फिर हमने डैश एफ, और फिर मैंने कहा जी पहला कॉलम चाहिए एंड थर्ड कॉलम चाहिए, और किस फाइल का चाहिए, माई डेटा में से चाहिए। तो इसका मतलब है पहला कॉलम इज अबाउट दीज नेम्स एंड थर्ड कॉलम इज अबाउट दीज ग्रुप्स, जिसमें एबीसी लिखा हुआ। तो जब ये डेटा हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये बड़े मजे से हमें फर्स्ट और जो थर्ड कॉलम है उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करके और दोबारा उसको कंकेटिनेट करके हमें शो कर देगा। तो इस तरह हम डेटा के जो डेलीमीटर की बेस पे जो डिफरेंट डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें हम रेंज भी बता सकते हैं, मतलब अभी तो मैंने कॉलम्स बताए, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अच्छा मुझे ना कॉलम नंबर 2 से लेके कॉलम नंबर जो 4 है जहां तक सारे एलिमेंट शो करें। तो मैं इसको कह सकता हूं कि 2-4, तो मुझे 2 से लेके 4 तक जितने भी कॉलम है ये शो करें। तो अब इसने फर्स्ट वाला कॉलम इग्नोर कर दिया है और बाकी सारे कॉलम डिस्प्ले कर दिए हैं। तो इस तरह करके हम, हमारे पास असल में जो लॉग फाइल्स होती हैं, ये इस तरह के काम हम उनके साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारी सेकंड कमांड थी। अब हम नेक्स्ट वाली कमांड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट वाली कमांड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वे बहुत ज्यादा यूज की जाती है, और जब हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह कर रहे होते हैं किसी भी सिस्टम की, तो वहाँ ये बहुत ज्यादा यूज होती है और हमें ये बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो ये जरा आपने गौर से देखना और इसको अच्छी तरह समझना है। ये SCD क्या है, दिस इज स्ट्रीम एडिटर, S फॉर स्ट्रीम और ED फॉर एडिटर। तो स्ट्रीम एडिटर फॉर फिल्टरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग टेक्स्ट। तो ये फिल्टरिंग और ट्रांसफॉर्मिंग के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है जब हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के साथ डील कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर हम समटाइम टेम्पलेट्स वगैरह उठाते हैं कहीं से, किसी भी
जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन होती है, किसी भी टूल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होती है, उस पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स पड़ी होती हैं, और उनको हम कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल की टेम्पलेट्स पड़ी होती हैं उनको कॉपी करते हैं, और फिर हम उसमें अपनी एक या दो लाइन चेंज करना चाहते हैं। तो या तो मैनुअल तरीका है कि हम टेक्स्ट एडिटर में ओपन करें और फिर वहां से इसको करें, और दूसरा तरीका ये कमांड का है। तो ये कमांड हमें काफी ज्यादा हेल्पफुल हमारे लिए होगी, तो इसलिए ये बड़ी अच्छी इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। तो ये क्या करेगी, ये किसी भी जगह हमारे स्ट्रिंग को, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लंबा चौड़ा डाटा है और उसके अंदर से हम कोई स्ट्रिंग सर्च कर सकते हैं कि क्या ये स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रही है। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी जगह हम कोई और स्ट्रिंग रिप्लेस करना चाहते हैं, तो ये उस पर्पज के लिए बहुत ज्यादा यूज की जाती है। तो इसे आपने बड़े ध्यान से देखना। तो इस कमांड का ना एक पैटर्न, मैं वापस जाता हूं और हम देखते हैं कि ये कमांड यूज कैसे करता है। अच्छा, इस कमांड को ना यूज करने का एक तरीका है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम कोई फाइल आइडेंटिफाई करते हैं जिसके ऊपर हम इसको अप्लाई करें। तो मैं देखता हूं कि कैट और फाइल 3 के नाम से मेरे ख्याल में एक फाइल थी जिसमें, चलें ये था, ठीक है। इसमें अगर आप गौर करें तो हम कोई एक आधा लेटर जो है या वर्ड जो है उसे रिप्लेस करना चाहते हैं विद सम डाटा। इसमें मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें कोई एक से ज्यादा कोई वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। और और रिपीट हो रहे हैं। यस सर। तो इसमें फॉर एक तो ये है और ये कैपिटल के साथ है। तो चलें, ये कैपिटल वाला भी हम एडजस्ट कर एक सकते हैं। लास्ट लाइन में, एक लास्ट टाइम में ये वाला, चलें थर्ड ठीक है लास्ट। हम। हाँ जी, चलें जिधर जिधर भी है ना, तो हम इसको लेट से आइडेंटिफाई किया। एक ये सेकंड लाइन में है, एक ये वाला है, और एक ये वाला है। तो अब हम लेट से इनको रिप्लेस करना चाहते हैं विद सम अदर स्ट्रिंग। तो हम देखते हैं हम क्या करते हैं, हम करते हैं जी SED। ठीक है, कमांड इज, मैं नेक्स्ट थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, SED, और फिर हम सिंगल कोट्स लगाएंगे और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, S स्लैश, और हमने किस को रिप्लेस करना है, हमने फॉर को रिप्लेस करना। और किसके साथ, अब देखें एस, उसके बाद जिस स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है वो लिख दी, और जिसके साथ रिप्लेस करना है वो लिखेंगे। अब हम लेट से फॉर को कहते हैं ये 3, ये डी से रिप्लेस हो, ठीक है जी। डी जो है लेट से इससे रिप्लेस हो जाए, जानबूझ के हम ऐसा करना चाह रहे हैं, उसका आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि ये प्रॉपरली हो पाता है या नहीं हो पाता। तो और उसके बाद लास्ट में हम स्लैश लगाएंगे और जी लिखेंगे, ठीक है। ये इसके स्टार्टिंग में एस लिखना है और आखिर में या एंडिंग पे जी लिखना है। और ये इसके दरमियान में जो है, इसमें ये स्टार्टिंग पोजीशन है, ये जो स्लैश से, ये जो पहली स्लैश है, जिसके बाद आपने जो ओल्ड स्ट्रिंग है यानी कि जिसको रिप्लेस करना है, और दिस इज जिस से रिप्लेस करना है, तो ये लिखने के बाद फिर हम फाइल का नाम दे देंगे और हम कह देंगे फाइल 3। तो इसमें अगर आप गौर करें तो अब हमने सेकंड लाइन में ये जो फॉर था ये डी हो गया है, लेकिन ये जो फॉर था ये चेंज नहीं हुआ, और ये जो फॉर है ये आपस में ये भी चेंज हो चुका है। तो 3 हमने फॉर आइडेंटिफाई किए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 फॉर जो है वो चेंज हुए हैं, एक नहीं हुआ। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह ये थी कि ये जो फॉर था इसका एफ कैपिटल था, तो चूंकि एफ कैपिटल था तो वो एग्जैक्टली उससे मैच नहीं हुआ, तो इसलिए उसने इसको रिप्लेस नहीं किया, लेकिन बाकी जो है उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब समटाइम हम ये ऐसा चाहते हैं कि नहीं भाई, अगर लेटर्स कैपिटल या स्मॉल लेटर्स भी हों तो ये फिर भी रिप्लेसमेंट इसकी करे, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। तो इस केस सेंसिटिव होने की वजह से इसने इसको इग्नोर किया। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं कि भाई तुम ये केस सेंसिटिविटी जो है ना इसको इग्नोर करो। तो उसके फिर हमारे पास एक और कमांड भी एग्जिस्ट करती है। तो मैं इसको क्लियर करता हूं, कैट दोबारा से फाइल 3 को करते हैं, और फिर हम अब हम दोबारा से उसी कमांड पे जाते हैं। पहले मैं एंटर कर लूं यहाँ, और हम यहाँ जाते हैं, सेम कमांड है। हम कह रहे हैं फॉर को रिप्लेस कर दो डी से। इससे पहले हम एक ऑप्शन बस लगा देंगे -i वाला, ठीक है। ये आई वाला जो है दिस स्टैंड्स फॉर इन केस सेंसिटिव।
या केस इनसेंसिटिव, के जो केस सेंसिटिविटी है उसे बिल्कुल आप इग्नोर करें। ठीक है, तो इसने हमारे लिए कुछ परफॉर्म किया या नहीं किया? तो अगर हम फाइल को देखें तो, सॉरी, ये आई जो है ना, ये तो किसी और पर्पज के लिए यूज होता है। दिस इज फॉर इन प्लेस। अगर आप गौर करेंगे तो एससीडी की कमांड में जाता हूं तो आई आई की जो कमांड है, दिस इज यूज फॉर इन प्लेस, कि भाई जो फाइल जिसमें हम एडिटिंग कर रहे हैं ना, डायरेक्टली उसी के अंदर ये चेंजेस परफॉर्म करें। पहले आपने देखा कि हमने जो चेंजेस परफॉर्म की थी वो एग्जैक्टली फाइल के अंदर नहीं हुई थी, जो जहां डेटा डिस्प्ले हो रहा था सिर्फ उसमें चेंजेस आ रही है। लेकिन अगर अभी मैं कैट करूंगा ना फाइल 3 को, तो ये बाकायदा चेंजेस उसके अंदर चेंज हो गए। ये देखें, ये डीडी जो है ये आ गया, ये डीडी आ गया, लेकिन ये अपनी जगह एज एज इट इज एग्जिस्ट करता है। तो अब हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसी ऑप्शन अवेलेबल है कि जो केस इनसेंसिटिविटी को सपोर्ट करती है। तो हम इसकी ऑप्शन में जाते हैं और इसकी ऑप्शन में हम जरा चेक करते हैं। नहीं जी, इसमें ऑप्शन में नहीं। नहीं जी, इसमें नहीं हो सकता। अगर कुछ केस सेंसिटिव लेटर्स हैं तो वो चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, तो अभी हम इसमें ये करते हैं कि ये जो हमने चेंजेस परफॉर्म की थी, अभी मैं वापस अनडू करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये जो डीडी था, काइंडली इसको फॉर से रिप्लेस कर दे और इन प्लेस कर दे, ताकि फाइल के अंदर जो डाटा था वो ओरिजिनल हालत में वापस आ जाए। तो इसका मतलब है कि हम जो जो केस इनसेंसिटिविटी वाला काम है वो इधर परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है जी। अच्छा, ये एक हो गया। अच्छा, फिर हम इसी तरह कुछ चीजें डिलीट भी कर सकते हैं। हम अगर चाहें, लेट से मैं कोई एक और फाइल देखता हूँ, फाइल 5 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो फाइल 1 में क्या पड़ा हुआ है? ठीक है, ओके जी। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो फाइल 1 है इसके अंदर शकील पड़े हुए हैं दो, एक बिल्कुल स्टार्ट में पड़ा हुआ है, एक लास्ट में पड़ा हुआ है। तो हम शकील को डिलीट करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि इस फाइल से ये शकील जो है ये डिलीट हो जाए। हम वैसे शकील की जगह कोई और लेटर भी, सॉरी, कोई और वर्ड भी या कुछ और स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि नहीं भाई, इसको डिलीट ही कर दें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कमांड है वो एससीडी स्लैश डबल डैश लगा, डबल कोट्स लगाएंगे, उसमें हम स्लैश लगाएंगे। अब इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं। तो अब इसमें हमने ये कहना है कि ये जो शकील है ना, एस एस एच ए के डबल, जो शकील है ये आप डिलीट कर, तो मैं डिलीट की ऑप्शन दे दूँ। ठीक है जी, तो ये क्या है, स्लैश, जो पैटर्न है ना, जिस पैटर्न को मैच करवा के आपने डिलीट करना है वो आपने डबल स्लैश के दरमियान में देना है, और इसके आखिर पे आपने ऑप्शन क्या चूज करनी है, डी वाली। तो ये डी वाली ऑप्शन जैसे ही हम चूज करेंगे और हम देखेंगे, और फिर हम फाइल का नाम दे देंगे, और फाइल हमारी है फाइल 1। तो ये देखें, तो इसमें जो शकील था वो जिधर जिधर भी था वो डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम पूरी पूरी जो पैटर्न है, पैटर्न देकर वो पूरी पूरी लाइन डिलीट कर सकते हैं, कि जिस जिस लाइन में ये वाला पैटर्न एग्जिस्ट करता हो वो सिंपली आपने डिलीट कर दें। इस तरह ये हमें काफी हेल्प करता है। ओके, ये हो गया हमारा पैटर्न डिलीट करने वाला। अब हम अगेन दोबारा से, ये जो कैट वाली फाइल है, हम फाइल 1 जो है इसको कैट किया, अगेन इसमें ओरिजिनल डेटा पड़ा हुआ है।
तो इस ओरिजिनल डेटा में हम एक और चीज चेंज करना चाहते हैं। मसलन मैं ना इसमें एक और नेम ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि ये जो एसन है, एसन के बाद, एसन के बाद ये कोई और नाम ऐड करना चाहता हूँ। और नाम हम किसका ऐड करें? लेट्स से हम उसामा का ऐड करते हैं। ठीक है, तो एहसन के बाद हम उसामा का नेम ऐड करना चाहते हैं। तो ये हम कैसे करें? तो हम सबसे पहले लिखेंगे SED, फिर हम उसी तरह डबल कोट्स लिखेंगे, सॉरी सिंगल कोट्स लिखेंगे। सिंगल कोट्स के अंदर हम पोजीशन लाइन नंबर बताएंगे। ये हमारी फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड है और ये थर्ड लाइन। ठीक है, ये थर्ड लाइन है तो मैं लिखूंगा 3 और फिर I। ठीक है, 3I। ये जो 3 मैंने मेंशन किया है ये क्या है? ये लाइन नंबर, सॉरी I नहीं इसमें ऐड करेंगे हम, बेसिकली A करेंगे। ठीक है, और फिर हम इसके बाद स्लैश लगाएंगे और नाम मैंने उसामा ऐड करना। ठीक है जी, उसामा ऐड किया और फिर हमने उसके बाद फाइल का नाम दे दिया, तो फाइल 1। मुझे लगता है कि मैंने स्लैश गलत जगह दे दी। ओके, स्लैश ये वाली नहीं थी एक्चुअली, बैक स्लैश ये वाला। हाँ जी, ये देखिए, तो अब जैसे ही मैंने ये बैक स्लैश दी है तो टाइपिंग मिस्टेक होगी मेरे से। तो चलें, तो हमने क्या किया, हमने कहा जी इस फाइल में जो पोजीशन नंबर 3 है यानी लाइन नंबर 3 है, उसके बाद आपने ये बैक स्लैश के बाद जो कुछ मैंने लिखा होगा वो लाइन यहाँ ऐड कर देंगे। तो इसने 1 2 3 और उसके बाद ये यहाँ अपेंड कर दिया, तो ये डाटा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह हम इसको अपेंड कर सकते हैं। अपेंड का मतलब नॉर्मली जो होता है कि किसी भी लाइन के बाद ऐड करना। जब हम किसी चीज के बाद ऐड करते हैं तो उसे हम अपेंड बोलते हैं। हम एक और काम ये भी कर सकते हैं कि हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। इंसर्ट की ऑप्शन ये होती है कि किसी लेटर, किसी लाइन से पहले ऐड करवाना है। अभी तो हमने इसको कहा था ना कि लाइन नंबर 3 के बाद ऐड करो, देखे ना, ये लाइन नंबर 1 2 3, तो ऐसा थर्ड पोजिशन पे था तो हमने उसके बाद इसको ऐड करना था। लेकिन हम यही काम एक और तरीके से कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि अच्छा भाई आप ऐसा करें, यही जो उसामा है इसको आप, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले आता हूं, ये आप इंसर्ट करें थर्ड पोजीशन पे। तो अभी अभी आप गौर करेंगे तो उसामा जो है वो एहसन के ऊपर ऐड हो गया। इसका मतलब ये इंसर्ट इंसर्ट हो गया और हमने इसको जो पोजीशन बताई थी वो थर्ड वाली। इसका मतलब है कि जब भी हम इंसर्ट किया करेंगे तो जो भी हम पोजीशन बताएंगे, लाइन नंबर, ये अक्सर में पोजीशन कौन सी है, ये लाइन नंबर है, तो ये लाइन नंबर बताएंगे हमेशा उस लाइन से ऊपर ऐड हुआ करेगा। ठीक है, उस लाइन से ऊपर का मतलब है कि एग्जैक्टली ये इस जगह पे ऐड हुआ करेगा और इससे उस लाइन में ऐड होगा और उसके बाद जितना डेटा होगा वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ए यूज करेंगे, ए मींस अपेंड, तो अपेंड का ये मतलब होगा कि आपका जो डेटा ऐड किया जाएगा वो हमेशा थर्ड लाइन के बाद ऐड किया जाएगा, यानी कि वो फोर्थ पोजीशन पे ऐड होगा। ठीक है, इस केस में, इंसर्ट के केस में, आपका ये वाला डेटा थर्ड लाइन में ऐड हुआ है, बाकी सब नीचे मूव हो गए। लेकिन इस केस में आपका डेटा थर्ड लाइन के बाहर फोर्थ लाइन में ऐड हुआ है और बाकी उसके बाद जो डेटा था वो नीचे ट्रांसफर हो गया या नीचे शिफ्ट हो गया। इस तरह करके आप ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम समटाइम कुछ लाइंस भी डिलीट कर सकते हैं कि अच्छा मुझे ये लाइंस डिलीट करनी है। पहले तो अभी हमने देखा था कि हम किस तरह अपनी जो पैटर्न्स हैं उनको डिलीट कर सकते हैं। तो उसमें वो वाले पैटर्न्स, यानी कि जिस एक हम ऐसी लाइन पूरी की पूरी डिलीट कर सकते हैं जिसमें खास किस्म का पैटर्न। लेकिन अभी अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं नहीं पैटर्न मैच नहीं करना, मैंने डायरेक्टली कुछ जो फाइल्स हैं या कुछ लाइंस हैं उनको डिलीट करना है, तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि फाइल 1 जो है उसमें ये डेटा है, तो अब इसमें पैटर्न मैच नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ नहीं यार, इसमें ना ऐसे करें कि ये जो 1 2 3 4 5, ये 5 पोजीशन पे जो असर है ना, बस ये आप डिलीट कर दो। ठीक है, लाइन नंबर 5 पे जो भी डेटा है इसको सिंपली डिलीट कर दें, चाहे ये जो भी है। मैं इसके साथ मैच नहीं करना चाहता कि ये कौन है, बस सिंपली आप इसको डिलीट कर दें। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, SED और फिर हम सिंगल कोट्स के अंदर 2D लिख दें। ठीक है, सॉरी 2D नहीं,
बल्कि फिफ्थ पोजीशन, जो भी हमारी पोजीशन नंबर 5 है, लाइन नंबर जो भी हमने डिलीट करनी है वो लाइन नंबर दे देंगे और फिर हम फाइल का नाम दे देंगे। तो ये फाइल हम ऐसे ऐड करेंगे, तो ये जो फिफ्थ पोजीशन पे असद था वो बिल्कुल डिलीट हो गया। तो इस तरह करके हम जो लाइन्स हैं उनको डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ट्राई करते हैं कि अगर मैंने 1 से 2 तक लाइन्स को डिलीट करना हो तो क्या ये डिलीट कर देगा? तो नहीं, ये ऐसे डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है जी, अभी अभी भी ये ऐसे नहीं कर सकते। इसका मतलब एक एक लाइन करके हम डिलीट कर सकते हैं। तो मीन इस तरह करके हम जो भी लाइन नंबर इसको मेंशन करेंगे, लेट्स से फोर्थ मेंशन की है तो ये लाइन नंबर 4 पे जो डेटा था, जो भी डेटा था वो उसको डिलीट कर देगा। तो इस तरह करके हम ये एससीडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी, जिसमें हमने देखा कि किस तरह हम ओरिजिनल, अगर हमारे पास ऑलरेडी कुछ डाटा पड़ा हुआ है, कुछ फाइल्स हैं, और उसमें कोई पैटर्न हमने किसी दूसरे पैटर्न से रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह हम अगर जो नॉर्मली अभी हम डाटा जो भी जिस तरह की डिलीशन वगैरह या जिस तरह की भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं वो ओरिजिनल फाइल में चेंजेस नहीं आ रही होती, ओरिजिनल फाइल में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आती, तो वो सिर्फ स्क्रीन पे ही चेंज, डेटा हमेशा स्क्रीन पे नजर आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें, ये सारी जो चेंजेस हैं ये फाइल के अंदर एग्जैक्टली फाइल के अंदर परफॉर्म हो, तो उसके लिए हम इसके साथ डैश आई की ऑप्शन लगा सकते हैं, जिसकी वजह से वो इन प्लेस चेंजेस होती हैं। इसी तरह हम कोई पैटर्न मैच करवा के फाइल को डिलीट, सॉरी लाइंस पूरी को डिलीट करवा सकते हैं। और इसी तरह किसी हम लाइंस अपेंड करना चाहें, इंसर्ट करना चाहें तो ये भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने डिलीट दो तरह के देखे हैं। एक डिलीट हमने देखा कि पैटर्न मैच करवाएं पहले, और उसके लिए हमने क्या देखा था कि जो एससीडी की कमांड थी, जिस तरह ये थी एससीडी, और उसमें हमने ये वाली देखी, ये वाली, कि ये जो था इसमें हमने कहा था कि भाई आप पैटर्न मैच करें। फॉर एग्जांपल असद का पैटर्न मैं मैच करता हूँ, ये पैटर्न जहां जहां है उस लाइन को डिलीट करेगा। एक तो ये डिलीट की ऑप्शन थी, ठीक है। और एक हमने ये वाली डिलीट की कमांड देखी, जिसमें हमने कहा कि नहीं, हम लाइन नंबर बता रहे हैं, उस लाइन पे जो भी डेटा पड़ा हुआ है बस वो सीधा सीधा आप डिलीट कर दें। तो इस तरह हम डिफरेंट तरह की, जिस तरह की भी डिलीट्स हम परफॉर्म करना चाहते हैं, हम बड़े इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो एससीडी की कमांड है, दिस इज वेरी हेल्पफुल, और ये हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे जब आने वाले टाइम में, जब हम डिफरेंट टूल्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के साथ प्ले करेंगे, तो उस टाइम हम इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारी थर्ड कमांड थी जिसको हमने एक्सप्लोर कर ली। अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं, जो कि स्प्लिट की कमांड। तो हम मैन SPLIT स्प्लिट। तो ये स्प्लिट की कमांड क्या करती है, ये हमारे किसी भी एक फाइल को मल्टीपल पीसीज में स्प्लिट करती है। लेट्स से हमारे पास एक लार्ज फाइल है और उसको हम मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं उन फाइल्स को डिवाइड करने के, तो हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी अगर आप डिस्क्रिप्शन देखें तो इस डिस्क्रिप्शन में कहता है कि आउटपुट पीसीज ऑफ फाइल टू दिस डिफॉल्ट साइज इज 1000 लाइन्स। मसलन अगर आपके पास एक फाइल है जिसमें बहुत ज्यादा फाइल्स हैं, तो ये अगर आप इसको स्प्लिट करेंगे और उसे कहेंगे कि कमांड देंगे कि स्प्लिट दिस फाइल, तो ये क्या करेगा, ये हर फाइल के अंदर 1000 लाइन्स हैं वो रहने देगा। मींस हर फाइल में 1000 वो लाइन्स जो है उनको उसकी फॉर्म में स्प्लिट कर देगा, और उन फाइल्स के जो नाम रखेगा वो एक्स प्रेफिक्स रखेगा। ठीक है, एक्स से उन फाइल्स के नाम हमेशा एक्स से स्टार्ट हो रहे होंगे, फिर उनके साथ कोई ना कोई और एक्स्ट्रा लेटर्स या नंबर जो है वो जनरेट कर रहा होता है। तो ये हम इसको प्रैक्टिस करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा सा आइडिया हो जाता है। तो ये स्प्लिट की कमांड है, लेकिन इस स्प्लिट की कमांड के लिए हमारे पास कुछ डाटा भी ऐसा होना चाहिए जो कि ज्यादा, यानी कि वो डाटा ज्यादा होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम एक नन्हा मुन्ना सा फोल्डर बनाते हैं और मैं इसका नाम देता हूँ स्प्लिट डेमो का। ठीक है, और हम स्पेस स्प्लिट डेमो के अंदर जाते हैं और जहां हम एक फाइल बनाते हैं, टच की फाइल, टच की मदद से हम इसको कहते हैं लार्ज डेटा या लार्ज डॉट टीएक्सटी। फाइल का नाम छोटा रखते हैं, ठीक है, लार्ज डॉट टीएक्सटी। ये हम फाइल बनाते हैं और फिर इस फाइल के अंदर हम चीजें जो है चेंज करते हैं। तो इसमें मैं कुछ डाटा कॉपी करूंगा, तो
इधर से कॉपी कर लेते हैं। ओके जी, मैं ना यहाँ से कुछ लाइंस कॉपी करने लगा हूँ, ये वाले। बस एक छोटा सा पैराग्राफ कॉपी करता हूँ, फिर उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये चूंकि एक लाइन आ रही है, अभी यहाँ वन लिखा हुआ आ रहा था, ये इट इज अ सिंगल लाइन, तो हम इसको मल्टीपल लाइन में थोड़ा स्प्लिट करते हैं ताकि ये हमारी नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाए। और इसी तरह ये हमारी टोटल 4 लाइंस हो गई। अब इसको मैं पूरा सेलेक्ट ऑल करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, तो ये इस तरह मैं नंबर ऑफ लाइंस मैंने बढ़ा ली है। तो इसको मैं अगेन कंट्रोल ए करता हूँ और दोबारा से मैं इसको कंट्रोल वी करता हूँ ताकि ये ज्यादा से ज्यादा फाइल्स जो हैं वो कॉपी हो सके, जो लाइंस हैं वो कॉपी हो सकें। मैं अगेन कंट्रोल ए करता हूँ और फिर से पूरी फाइल कॉपी करता हूँ। तो इसमें देखें, अब ये 1352 लाइंस कॉपी हो चुकी हैं। मजीद मैं इसमें मजीद कॉपी करता हूँ और ये थोड़ी सी हम इसको तकरीबन 2000 से देखें ज्यादा, 2720 समथिंग तक, बल्कि 4000 तक चला गया है। तो ठीक है, इतना काफी है हमारे लिए। ठीक है, तो डाटा हमारा, जो फाइल्स हमारी हैं उसमें जो डाटा है वो 4000 लाइन तक चला गया। ठीक है जी। तो अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब हम इसके साथ जरा प्ले करते हैं और देखते हैं कि कैसे करता है। अब हम यहाँ आते हैं और मैं आ गया हूँ लार्ज फाइल के अंदर, और इसमें हम थोड़ा सा ls करके -l देखते हैं। तो ये इस तरह लाइन आ जाएगी, इसमें ये नंबर ऑफ बाइट्स हैं। तो इसको हमने लास्ट टाइम भी एक देखा था कि -h की ऑप्शन होती है, उस फॉर्म में अगर हम प्रिंट करें तो हमें मोर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बताता है। इसका मतलब ये 327 किलो बाइट्स की फाइल है और ये हमारी पड़ी हुई है। चलें जी, अब हम जरा इस पर स्प्लिट अप्लाई करते हैं। तो SPLIT स्प्लिट, और हम लार्ज फाइल का नाम देते हैं। ठीक है जी, लार्ज फाइल मैंने दे दी और इसने हमारे लिए कुछ स्प्लिट किया। तो अब हम ये देखते हैं कि कोई फाइल्स बनी भी है कि नहीं। मैं ls करता हूं, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि एक लार्ज txt के नाम से के साथ एक XAA, XAB, XAC, XAD और XAE के नाम की जो फाइल्स हैं ये बन गई। ठीक है, ये फाइल्स बन चुकी हैं। तो हम इनका साइज देखना चाहते हैं, तो मैं वही उसी तरह -l की ऑप्शन देखता हूँ। तो ये हम देखते हैं कि ये 81 किलो बाइट्स की फाइल्स बन चुकी हैं। इसमें से ये भी ये जरा कम है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लाइंस कम होंगी। ठीक है, तो इस तरह ये क्या हुआ, ये हमारी एक छोटी सी फाइल बन गई। लेकिन हमने देखा कि अभी हम ये चेक करना चाहते हैं कि इसमें टोटल लाइंस कितनी थी जो कि इनके अंदर हम हमारी जनरेट हुई है, यानी कि जो डेटा स्प्लिट हुआ है वो कितनी लाइंस की बेस पे हुआ है। तो हमने लास्ट सेशन के अंदर एक कमांड पढ़ी थी WC, जो कि वर्ड काउंट वगैरह के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें हमारी एक ऑप्शन थी -l, और इसमें हम एक लार्ज की फाइल को दे देते हैं। तो ये हमें बता सकता है कि जो लार्ज फाइल है ना, इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी थी। तो हम देखते हैं कि ये 4057 तकरीबन रोज थी आपकी इस लार्ज फाइल के अंदर। तो अब हम ये चेक करते हैं कि अच्छा, जो इसके अलावा हमारी फाइल्स थी उसके अंदर कितनी। तो XAA थी एक फाइल का नाम, तो मैं एंटर किया तो ये हमने उसने बताया कि इसके अंदर 1000 फाइल्स। अच्छा, अब मैं तो इस नाम की यहाँ जो X से फाइल्स के नेम X से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं उन सब की लाइंस इकट्ठी देखना चाहता हूँ। तो उसके हमारे पास एक तरीका है कि मैं यहाँ एक पैटर्न दे सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि X और स्टार, ये जो स्टार है ये बताता है कि अच्छा, हर उस फाइल को कंसीडर करो जो X से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद जो कुछ भी है वो मैच करो बस। तो इसने सिंपली क्या किया, ये जितनी भी फाइल जो X से स्टार्ट हो रही हैं उन सब को कंसीडर किया और हर एक की लाइन हमें बता दी। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमारी फाइल जो लार्ज फाइल थी वो 4057 करेक्टर्स की थी या लाइंस की थी। तो इसने 4 फाइल्स तो 1000 की बनाई, लेकिन जो आखिरी फाइल इसने बनाई है वो टोटल 57 बाइट्स की या 57 लाइंस की बनाई। बाइट्स नहीं है, इसमें लाइंस है। ठीक है, तो ये लाइंस की बेस पे इसने स्प्लिट किया। तो इस तरह ये डेटा, आपका जो लार्ज डेटा है वो स्मॉल चंक्स में डिवाइड हो गया। लेकिन ये डिफॉल्ट है, इसका मतलब है कि हर लाइन सॉरी हर फाइल जो है वो 1000 मैक्सिमम उसमें लाइंस हो सकती हैं। लेकिन आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं भाई, इसमें नंबर ऑफ लाइंस मैं अपनी मर्जी की डिफाइन करूँ।
तो उसमें मैं एक ये कर सकता हूँ कि मैं इन फाइल्स को ना रिमूव करता हूँ। कि हमने rm की कमांड एक पढ़ी थी एक जमाने में, तो उसमें हम कह देते हैं कि एक्स स्टार के एक्स से वो फाइल्स जो एक्स से स्टार्ट होती हैं और उसके बाद जो कुछ भी आता है उसको रिमूव कर दो। तो अगर हम गौर करेंगे एलएस करेंगे तो अब हमारी ये सारी फाइल्स डिलीट हो चुकी हैं, क्योंकि अब मैं इनको क्या करना चाहता हूँ, मैं इनको स्प्लिट करना चाहता हूँ बेस्ड ऑन माई ओन नंबर ऑफ लाइन्स। तो मैं कहता हूं कि भाई तुमने ना इसको 1000 की बेस पे नहीं बल्कि 500 लाइंस की बेस पे स्प्लिट करना है, कि हर फाइल में 500 लाइंस। तो जब हमने स्प्लिट किया तो अब हम देखते हैं कि हम एलएस करते हैं, तो अब हम देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा फाइल्स बन, क्योंकि हमने नंबर ऑफ लाइंस कम की हैं तो इसकी बेस पे आपकी फाइल्स ज्यादा होंगी। तो अब अगेन मैं उसी तरह WC-L करके देखता हूँ, एक्स स्टार लगाता हूँ, तो मुझे जितनी भी फाइल्स हैं उन सब की उसने काउंट बता दिया कि हर एक में लाइन काउंट कितना है, और आखिरी वाली में 57। ठीक है जी। तो इस तरह करके हम अपनी मर्जी से नंबर ऑफ लाइंस की बेस पे डाटा को स्प्लिट कर सकते हैं डिफरेंट फाइल्स के अंदर। तो समटाइम ऐसा होता है कि बहुत सारी ना आपकी एक ही फाइल में बहुत बड़ा बहुत बहुत ज्यादा डेटा होता है, तो आप ट्रांसफर करना चाहते हैं लेकिन वो ट्रांसफर हो नहीं पाता या बहुत देर लगाता है। तो आप उस केस में फिर क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को यानी कि एक पीसी से दूसरे पीसी तक डेटा ट्रांसफर करना। तो उस केस में आप इस तरह अपने डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं ताकि छोटे छोटे चंक्स में आपका डेटा बन जाए और फिर आप उसे इजीली ट्रांसफर कर सकें। ठीक है, तो इस तरह करके आप ये चीजें, और बाद में आप इन चीजों को कंबाइन भी कर सकते हैं। हमने कैट की कमांड पढ़ी थी, तो कैट की कमांड इन मल्टीपल फाइल्स के डेटा को कंकैटिनेट करके एक सिंगल फाइल में भी जोड़ सकती है। तो जिस तरह भी हमने स्प्लिट की कमांड से एक की फाइल को मल्टीपल फाइल में ब्रेक किया है, हम कैट की कमांड्स को यूज करते हुए इन सारी फाइल्स को दोबारा से जोड़ सकते हैं और एक सिंगल फाइल बना सकते हैं। तो ये हम फिर डू अनडू वाला जो काम है वो हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये स्प्लिट होगी, ये हमने जो डेटा की स्प्लिट की है ये हमने नंबर ऑफ लाइंस की बेस पे की। अब मैं इन सारी फाइल्स को दोबारा से रिमूव कर देता हूं, क्योंकि हम एक और क्राइटेरिया की बेस पे भी डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं। और वो क्या है जी, मैं स्प्लिट करता हूं -n, और मैं कहता हूं जी 4। अच्छा, ये -n क्या है, ये मैं बता रहा हूं कि इस एक फाइल को कितने नंबर ऑफ फाइल्स में स्प्लिट करो। टोटल फाइल्स कितनी बनाओ, 4 फाइल्स बनाओ और उनमें स्प्लिट करो। तो ये सिंपली इसने स्प्लिट कर दिया। तो हम एलएस करते हैं, तो अब अगर आप गौर करें तो टोटल 4 फाइल्स बनेंगी। तो जितना भी इसमें डेटा था, चाहे जितने मर्जी थाउजेंड लाइन जितने मर्जी थाउजेंड की या लाइंस हों, उन सब को वो हमेशा 4 नंबर ऑफ फाइल्स में स्प्लिट करेगा। तो अब हम काउंट देखना चाहते हैं कि काउंट कितना है हर एक लाइन में। तो एक्स डैश, तो हम देख रहे हैं, तो इसने जो डेटा की स्प्लिटिंग की है, अब इसने अपनी मर्जी से जो भी क्राइटेरिया डिफाइन किया है उस क्राइटेरिया को यूज करते हुए इसने हमारे लिए ये मल्टीपल जो फाइल्स हैं उनमें डेटा को स्प्लिट कर दिया है। तो इसका मतलब है कि आप नंबर ऑफ लाइंस की बेस पे भी स्प्लिट कर सकते हैं और नंबर ऑफ फाइल्स की बेस पे भी, कि नहीं भाई 4 से ज्यादा ना बनाओ या 5 बनाओ या बस 10 बनाओ, इससे ज्यादा नहीं बनाना। ठीक है, तो इस तरह आप चीजों को स्प्लिट कर सकते हैं। इसी तरह एक और ऑप्शन भी है कि आप साइज की बेस पे भी स्प्लिट कर सकते हैं, कि भाई इतना साइज रखो, फाइल का इतना साइज होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली आप इसको स्प्लिट करो। अगर हम चेक करें, हम LS-LH ये करते हैं और फिर हम देखते हैं कि फाइल साइज कितना है। अगर देखा जाए तो ये 327K है, और ये जो नीचे फाइल्स बनी हैं जो कि स्प्लिट होने के बाद बनी है, ये 82 किलोबाइट्स की बनी है। ठीक है जी। तो हम इसे कह सकते हैं कि अच्छा तुमने ना एक काम करना है कि हम जब डेटा ट्रांसफर कर रहे होंगे तो हमें तो इजाजत है कि एक फाइल जो है ना वो 50K की हो सकती है, इससे ज्यादा की नहीं हो सकती। तो फिर तुम ऐसा करो कि इस फाइल को ना, हर फाइल, ये जो लार्ज फाइल है इसको 50-50K की मल्टीपल फाइल में स्प्लिट कर दो। जिसका मतलब हम नंबर ऑफ बाइट्स की बेस पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ बाइट्स होनी चाहिए। तो हम 50K बाइट्स जो हैं वो उनमें अपने डेटा को स्प्लिट करना चाहते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ आई आपको। तो हमने पहली जो स्प्लिट की थी वो नंबर ऑफ लाइंस की बेस पे की थी। दूसरी जो हमने स्प्लिट ये वाली की है, दिस इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ फाइल्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ फाइल्स की बेस पे स्प्लिट हो गई। अभी जो हम तीसरी टाइप की स्प्लिट करने जा रहे हैं, दिस इज बेस्ड ऑन साइज ऑफ द फाइल।
ठीक है, हम इसकी बेस पे करते हैं। तो अभी हम रिमूव करेंगे RMX*, मुझे मैंने सारा डेटा रिमूव कर दिया, LS किया, एक ही फाइल रहेगी। तो अब हम डेटा को स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिट करने का तरीका क्या है कि हम कहेंगे स्प्लिट -D, ठीक है। -D जो है ये हमें खास किस्म का नाम असाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और फिर हम एक -A भी देते हैं। तो पहले हम इसकी ना ये मैं इसमें दो ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, -D और -A, और लेट से मैंने इसको 3 लिखा, और फिर मैंने -B यूज किया और मैंने 50K लिखा, ठीक है, और इसको मैंने लार्ज। तो अब इससे पहले कि मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूं, मैं इसको कमेंट करता हूं, और हम स्प्लिट के मैनुअल में जाके -D, -A और -B की जो ऑप्शन है इनको जरा चेक करते हैं कि ये क्या करते हैं, थोड़ा सा जस्ट इसलिए कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अच्छा, अब हम यहाँ A पे जाएं, तो ये देखें -A की ऑप्शन जो है ना, ये सफिक्स की लेंथ बता सकता है कि आप जनरेट सफिक्स ऑफ लेंथ n। हमने आपको अभी आपने गौर किया होगा कि मैंने -A के बाद 3 लिखा था। इसका मतलब है कि सफिक्स यानी कि जो फाइल का नाम है, उस फाइल के नाम में ये 3 डिजिट्स या 3 लेंथ की का जो नेम है वो इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह मैंने एक बी ऑप्शन यूज की थी, ये बी ऑप्शन इज फॉर बाइट्स, ठीक है, और ये साइज बता सकते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ बाइट्स तुमने पर आउटपुट फाइल, ठीक है, पर आउटपुट फाइल इतने नंबर ऑफ बाइट्स जो तुमने रिजर्व करनी है या यूज करनी है। इसी तरह जो -D ऑप्शन है, दिस इज यूज फॉर न्यूमेरिक सफिक्सिंग स्टार्टिंग एट 0, ठीक है जी। ये जो न्यूमेरिक सफिक्सिंग है, सफिक्सिंग नॉर्मली हम कहते हैं कि जो फाइल्स के नाम हम रखते हैं उसमें हम एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है। तो प्रीफिक्स का मतलब है कि स्टार्टिंग नाम कहाँ से शुरू होगा, और सफिक्स का मतलब है एंडिंग नेम कहाँ एंड होगा, यानी कि एंडिंग पोर्शन कौन सा होगा। तो ये हमने जो ऑप्शन मेंशन की है ये एंडिंग वाली मेंशन की है कि ये हम जिसे कह रहे हैं सफिक्स होगा। और सफिक्स में भी हमने 3 डिजिट्स कहा है कि -A की मदद से, और फिर -B मैंने कहा कि 50K साइज की हर फाइल होनी चाहिए। तो मैं इसी लाइन को अनकमेंट करता हूं और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब हम LS करते हैं, LS-LH, और हम जहां गौर से देखेंगे तो बड़े मजे से इसने X से स्टार्ट किया है। हम पहले ही देख रहे हैं कि फाइल्स का नाम हमेशा X से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये इसने 3 डिजिट के सफिक्स यूज किए हैं या 3 लेटर्स के सफिक्स यूज किए हैं और नंबर की फॉर्म में किए हैं। और ये अगर हम फाइल साइज देखें तो हर फाइल का जो फाइल साइज है वो 50K है, सिवाय लास्ट वाले की, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ बाइट्स कम रह गई। ठीक है, तो इस तरह हम अपने जो डाटा है उसको स्प्लिट कर सकते हैं। और स्प्लिट करने का पर्पस क्या है कि हम जब डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम लार्ज फाइल की बजाय छोटी छोटी फाइल्स बना के ट्रांसफर करते हैं, ताकि जो टाइम है उसकी मैनेजमेंट हो सके। क्योंकि समटाइम हम पैरेलल ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो एक ही टाइम में मल्टीपल फाइल्स का जो डेटा है वो दूसरे एंड पे रीच कर सकता है। तो ये हमारा असल में इसमें एडवांटेज होता है, या इसमें हमारा इसका पर्पज होता है। ठीक है जी। अच्छा, बस आगे थोड़ी सी कमांड्स रह गई हैं जो कि बहुत छोटी छोटी हैं, बस उनको डिस्कस करेंगे और फिर हम अपनी चीजें वाइंड अप करेंगे। अच्छा, अब जो नेक्स्ट वाली हमारी कमांड है वो है TAC, मैन TAC। ठीक है जी। ये जो TAC की कमांड है, दिस इज बेसिकली इट इज अ रिवर्स ऑफ कंकैटिनेशन। ठीक है, जो कैट हमने लिखे थे ना उसको टैग कर दिया, तो ये हमारे लिए रिवर्स काम कर सकती है। तो मसलन ये अगर आप गौर करें, मैं वापस जाता हूँ और मैं यहाँ कैट करता हूँ, और कैट में हम फाइल कौन सी ले लेते हैं, पहले मैं फाइल्स देख लूँ। अच्छा, बैक जाके फाइल्स देखता हूँ, सॉरी। और जहां हमने देखा था कि माई डेटा की फाइल थी, लेट्स से माई डेटा। ठीक है जी। तो दोबारा से इसको देख लेते हैं, ये माई डेटा की फाइल। ठीक है, ये मैंने कैट किया और इसको इस तरह हमने डिस्प्ले कर दी। यही काम अगर मैं टैग की मदद से करूँ, तो टैग और माई डेटा, तो आप गौर करें क्या हुआ है। ये क्या करता है, ये लाइंस को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करता है। कैसे कि मतलब इसमें देखें, असद फर्स्ट लाइन थी लेकिन इधर ये लास्ट बन गई, शकील वाली लास्ट थी तो वो पहली बन गई। तो इस तरह रिवर्स ऑर्डर में ये डेटा को प्रिंट कर सकता है। तो इसका मतलब कैट जो है वो नॉर्मल पैटर्न में प्रिंट करता है, और जो टैग है ये बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करता है। ये बस इसी पर्पज के लिए यूज की जाती है। तो ये हमारी 5th नंबर कमांड थी।
इसी तरह अब हम जरा एक अगली जो 6 नंबर कमांड है TR के नाम से है, तो हम उसका मैनुअल चेक करते हैं। TR ये ट्रांसलेट करने के लिए और डिलीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कि फर्ज करें आपने कोई फाइल है, उसके अंदर कुछ डाटा डिलीट करना है, तो ये सेट ऑफ डाटा जो है उसको डिलीट कर सकती है। अगर डी की ऑप्शन आप चूज करें तो ये सेट ऑफ डाटा मेंशन करते हैं कि भाई इस डाटा को डिलीट कर, तो ये डिलीट कर देती है। इसी तरह ये इसमें एक ऑप्शन है कि जो कि अगर आप कोई ऑप्शन मेंशन नहीं करते तो उस केस में ये डाटा को ट्रांसलेट कर सकती है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है। उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ जाते हैं, हमारी एक फाइल है जिसको हमने फाइल 5 का नाम दिया हुआ है, तो इसमें ये नाम पड़े। ठीक है, तो हम इनके साथ प्ले करते हैं। तो इसमें हम क्या कैसे कर सकते हैं, ये देखें। एक कमांड है TR, ये जो TR की कमांड है, इसमें हम इसे कहते हैं कि ऐसा करो भाई, मैं सिंगल कोट्स के अंदर एक पैटर्न दे रहा हूं कि A-Z, A to Z। ठीक है, A to Z, ये पैटर्न ले लो और इसको कन्वर्ट कर दो कैपिटल A से Z तक। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई मेरे पास जो डेटा आएगा ना, जो भी मैं डेटा तुम्हें दूंगा, उसमें जो स्मॉल लेटर्स हैं A to Z, जो स्मॉल लेटर्स हैं, तुमने इनको कैपिटल AZ में चेंज कर दें। ठीक है, लेकिन जब मैं ये एंटर करूंगा तो ये किस पे परफॉर्म करेगा, ये तो कोई डेटा हमने इसको दिया ही नहीं है। तो वो डेटा देने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें एक सिंबल यूज कर रहा हूँ जिसको हम कल वाले सेशन में डिटेल में हम इनको डिस्कस करेंगे। ये इसको रीडायरेक्ट बोलते हैं। तो मैं ऐसे कहता हूँ, अच्छा ऐसा करो भाई, ये जो फाइल 5 थी ना, उसका डेटा इसको दे दो ताकि ये उस पर डेटा परफॉर्म करते। तो ये देखिए मैं एरो किधर लगाया, मैं ये कह रहा हूँ कि इस फाइल से डेटा पढ़ो और भेजो इस फाइल की, इस लाइन की या इस कमांड की तरफ। तो जैसे मैंने एंटर किया, तो अगर आप गौर करें तो ये जितने भी स्मॉल लेटर्स थे, जितने भी स्मॉल लेटर्स थे, A to Z, वो सारे कैपिटल A to Z में चेंज हो चुके। तो इस तरह हम ये रिप्लेसमेंट कर दिया, ये हमने क्या किया, डेटा को ट्रांसलेट किया कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल दिया। इसी तरह अगर ये डेटा किसी और फॉर्मेट में होता, मसलन मैं इसी डेटा को अगर ये कहता कि थोड़ा सा इसको रिवर्स कर देता कि कैपिटल A-Z और स्मॉल A-z, अगर मैं ये करूं तो, और इसको करूं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। इसमें अगर आप देखें तो ओरिजिनल फाइल में हमारे जो नेम्स थे वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे थे। तो जहां जहां कैपिटल लेटर्स होंगे वहां वो उन सबको स्मॉल लेटर्स में चेंज कर देगा। तो ये असल में इस पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है कि आप किसी भी एक पैटर्न को, कि जो कि असल में ट्रांसलेशन है कि A to Z में या स्मॉल से अपर केस से लोअर केस में कर दें और लोअर केस से अपर केस में कर दें। तो ये इस पर्पज के लिए नॉर्मली यूज होता है। इसी तरह अगर लेट से मैंने डिलीट करना है कुछ, तो मैं TR कर दूंगा, और TR में फिर D की ऑप्शन थी, हमने देखी थी कि डिलीट करने के लिए। और मैं इसे कह दूंगा कि भाई एक पैटर्न, जो पहले मैं डेटा प्रिंट कर लेता हूं ताकि हमारे लिए आसानी हो, फाइल नंबर 5 जो है। और फिर हम कहते हैं TR-D और /A, जैसे मैंने A दिया, और इसमें मैं कहता हूं कि इसको भी मैं फाइल 5 का ही डेटा दे देता। तो अब इसमें गौर किया आपने क्या किया, इसमें मैंने से कहा कि लेटर A जो था ना पूरी फाइल में जिधर भी है डिलीट कर दो। ठीक है जी, क्या कर दो, वो लेटर डिलीट कर दो। तो अब इसने क्या किया, बासित में जो A था वो डिलीट कर दिया, असद में जो A स्मॉल लेटर था, क्योंकि मैंने स्मॉल लिखा था तो इसने स्मॉल सिर्फ डिलीट किया। इसी तरह शकील में था, इर्तजा में था, तो ये सब इसने डिलीट कर दिया। तो ये लेटर जहां जहां भी आपको मिलेगा ये उसको डिलीट कर दो। ठीक है जी, तो ये इस तरह करके डिलीट कर सकता है। अच्छा, इसी तरह एक और पैटर्न भी है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके लिए मुझे एक सेपरेट फाइल लिखनी पड़ेगी। तो मैं लेट्स से एक और टच की फाइल लिखता हूँ और मैं उसमें कहता हूँ, उसका नाम मैंने लिखा hello.txt, और उसके अंदर मैंने जहां मेंशन किया, अब लेट्स से मैं इसमें लिखता हूँ हेलो और वर्ल्ड है, तो इस वर्ल्ड में मैं ओ भी ज्यादा दफा दे दूँ। ठीक है, तो समटाइम ऐसा होता है कि हमने ऐसे लिखा। चलो,
तो ये डेटा मैंने लिखा। अब इस डेटा के साथ हम एक खास किस्म का काम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कैट किया हेलो फाइल, तो ये डेटा है ओरिजिनली। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि अच्छा ऐसा करो भाई, ये इस लाइन में जो ये इतने जो लेटर्स मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं ना, इनको सिंगल टाइम कर दो, यानी कि इनको स्क्वीज कर दो। स्क्वीज कर दो मतलब इनको एक दबा दो, स्क्वीज कर दो, और इनको एक सिंगल लेटर में रिप्लेस कर दो। तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी ओ हैं इनको हम सिंगल लेटर के अंदर रिप्लेस करना करना चाहते हैं। तो हम इसके लिए स्लैश एस यानी कि स्क्वीज, और फिर हम करेक्टर दे देंगे डैश ओ वाला करेक्टर डबल डबल कोट्स के अंदर, और फिर हम कह देंगे कि जो हेलो वाली फाइल है ना वो इसको दे दो। तो अब इसने हमने क्या किया कि हमने कहा इस फाइल का डेटा इसको दे दो ताकि ये उस पर रूल अप्लाई करे, और रूल क्या है कि हमने डैश ओ जो है उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, इसी तरह मैं अगर लेटर एल पे इसको अप्लाई करूं, तो अब अगर आप गौर करेंगे तो ओ में तो चेंजेस नहीं आई, जहां हेलो में एल 2 दफा आ रहा था तो उसने इसको भी स्क्वीज कर दिया और एक सिंगल टाइम कर दिया। तो इस तरह हम मल्टीपल जो लेटर्स हैं उनको स्क्वीज कर सकते हैं अगर हमें जरूरत है। समटाइम ऐसा होता है कि आपकी फाइल के अंदर जो वर्ड्स हैं उनमें स्पेसिस बहुत ज्यादा होती हैं, तो उन स्पेसिस को भी आप स्क्वीज कर सकते हैं। अगर ज्यादा स्पेसिस हैं तो आप उनको सिंगल स्पेस के अंदर स्क्वीज कर सकते हैं। उस केस में आपको सिंगल कोट्स के अंदर सिंपल स्पेस लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इस तरह करके हम इसको डेटा को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह मैं एक दोबारा से इसको नैनो करता हूँ, और इस नैनो को इंशाल्लाह हम आगे आने वाले वक्त में थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। मैं इस हेलो के बाद ना कुछ लेटर नंबर्स लिखता हूँ। ठीक है, और ये मैंने नंबर्स लिखे और मैं इसको सेव कर देता हूँ, और हम दोबारा से इसको कैट कर देते हैं और हेलो। तो ये हमारे पास ये डेटा है। लेट्स अच्छा, अब ये चाहते हैं हम कि ना ऐसा करें कि इसमें से लेटर्स डिलीट कर दो। तो अब हम मैनुअल में चलते हैं, टी आर के मैनुअल। तो यहाँ ना नीचे ऑप्शन है बड़े मजे मजे, तो ये इनको जरा एक्सप्लोर करें। तो ये देखें, ये हमने कुछ इसने हमें कुछ बताई। मैं सबसे पहले आपको डिजिट वाली दिखाता हूँ। ये देखें, ये पैटर्न है। स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है, फिर कॉलन लगाना है, 2 कॉलन लगाने हैं, और उन कॉलन के अंदर आपने लिखना है डिजिट। तो ये क्या करेगा, हम इसे कहेंगे कि भाई डिलीट कर दो ये जितने भी डिजिट्स हैं, कि इस पूरे डेटा में, इस पूरी फाइल के अंदर जहां जहां डिजिट्स हैं उन सबको डिलीट कर दो। इसी तरह अगर हम चाहें तो हम पूरे सारे ऑल लेटर्स को भी डिलीट कर सकते हैं कि ऑल लेटर्स डिलीट कर दो। फिर हम ये भी चाहें कि अल्फा न्यूमेरिक्स के ऑल लेटर्स एंड ऑल डिजिट्स ये सब डिलीट कर दो। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इनमें से हम ये डिफरेंट ट्राई 2-3 ट्राई करते हैं बस, ताकि आके मूव करें। तो हम टी आर, और फिर हमने कहा कि डैश डी पे डिलीट करो। पैटर्न क्या होना चाहिए, सिंगल कोट्स के अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, फिर हमने उनके अंदर 2 कॉलन लगाए, और इसमें मैंने लिखा डिजिट। ठीक है, और इस डिजिट को फिर हमने दे दी हेलो फाइल। तो अब अगर आप देखें तो इस डेटा में ओरिजिनली इस फाइल के अंदर जो लेटर्स सॉरी जो नंबर्स थे वो डिलीट हो चुके हैं, जो डिजिट्स है वो डिलीट हो गए। इसी तरह मैं अगर चाहूं कि इसी फाइल के अंदर से आपने अल्फा डिलीट कर देना, तो अल्फा का मतलब है जो लेटर्स हैं, सॉरी जो आपके लेटर्स हैं, जो आपके वर्ड्स हैं, जो लेटर्स हैं वो डिलीट हो गए, नंबर उसी तरह पड़े रहे। ठीक है, इसी तरह अगर हम अल्फा नाम कर दें, ए एल नाम है, तो इसका मतलब अल्फाबेट्स भी और नंबर्स भी। तो इस फाइल में तो टोटल थे ही अल्फाबेट्स और डिजिट्स आपके, तो अल्फाबेट्स थे और नंबर्स थे, तो ये तो सारे आपने डिलीट कर दी तो वो खाली होगी। तो इस तरह ये चीजें हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बेस्ड ऑन हमारी रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम इनको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा थी एक छोटी सी कमांड जो कि टी आर की कमांड थी। तो अब हमारी सेकंड लास्ट कमांड रह गई है जिससे हम ग्रेप कहते हैं। तो एक देर इज अ कमांड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, ये हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ग्रेप। तो ये ग्रेप असल में पैटर्न मैचिंग के लिए और सर्चिंग वगैरह के लिए अक्सर यूज की जाती है, कि अगर अगर हमने लंबा चौड़ा पैराग्राफ है उसमें से हमने कुछ एक पैटर्न मैच करना है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो ये ग्रेप बहुत ज्यादा यूज की जाती है। तो ये असल में ग्रेप सर्चेस फॉर पैटर्न इन द ईच फाइल, तो पूरी फाइल में ये पैटर्न को सर्च कर सकता है। तो ये काफी हेल्पफुल होती है हमारे। इसमें एक ऑप्शन है आई की, उसको देखते हैं, और एक सी की ऑप्शन भी है, उसको हम देख लें अगर ये नीचे अवेलेबल हो। अच्छा, काउंट की है, तो सी की कमांड जो है वो काउंट की है। तो नॉर्म इंस्टेड प्रिंटिंग अ काउंट ऑफ मैच लाइन ऑफ ईच इनपुट फाइल, ये हमें बताता है
कि प्रिंट करें जो जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस मैच हुई, यानी कि आपने एक पैटर्न दिया कि ये पैटर्न मैच करोगे पूरी फाइल में कितनी दफा आया, तो वो हमें बता देगा कि ये कितनी दफा इसमें आया है। तो हम इसको जरा सर्च करते हैं, तो फिर हम ज्यादा अच्छे तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं। चले, तो हमने एक फाइल में कॉपी पेस्ट किया था कुछ डेटा, तो जो कि हमारी कौन सी फाइल थी, हमने जो स्प्लिट की थी ना फाइल, ये हमने असल में उस फाइल को, ये जो लार्ज लार्ज के नाम से, चलें तो हम सी टी और कौन सा डेमो था, स्प्लिट वाला, तो हम इसके अंदर चले जाते हैं। और इसके अंदर अगर हम देखें तो कैट जो है वो काफी ज्यादा, जो लार्ज फाइल है वो बहुत ज्यादा डेटा पड़ा हुआ। अच्छा, अब इसमें अगर आप गौर करें तो इसमें ना फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, या ये कंटेनर्स लेट से लिखा हुआ है। तो ये कंटेनर्स जो है ये हम जरा सर्च करना चाहते हैं, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सिंपली हम कहेंगे कि ग्रेप, और फिर हम ये इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट कर दी और फिर हमने फाइल का नाम दे दिया, तो फाइल का नाम था लार्ज। ठीक है, अब ये जो अगर आप गौर करें तो इसने क्या किया है, हमारी फाइल के अंदर जहां जहां भी ये वाली चीज उसे मिली है, ये जो पैटर्न है बेसिकली यहाँ से ऑनवर्ड, ये हमने कमांड जहां लगाई है ये वाली, तो जहां जहां भी जिस जिस रो में या जिस जिस लाइन में इसको ये कंटेनर मिला है, सिर्फ वो इसने सर्च किया है और हमें डिस्प्ले कर दिया है। तो इससे हमें आइडिया होगा कि ये हमारे पास डाटा सर्च हुआ है। तो जो मैच नहीं हुआ उसने उसको इग्नोर कर दिया, उस पूरी फाइल में जो डाटा जिससे मैच नहीं हो रहा उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं काउंट करना चाहता हूं, ठीक है, तो अगर मैं काउंट करना चाहता हूं कि ये काउंट कैसे हो रहा है, तो डैश सी की ऑप्शन में जाइए। तो डैश सी का मतलब ये है कि काउंट करो ये जो मैच हुआ ना ये कितनी लाइंस थी, तो ये 1014 लाइंस थी, जिससे हमें पता चला कि ये जो टोटल मैच है वो इतने टाइम्स मैच हुआ है। तो इतनी दफा ये वाला वर्ड इस इतने नंबर ऑफ रोज में या इतनी दफा मैच किया गया। तो ये इस तरह आपको पता चल गया कि आपकी कितनी लाइंस हैं जिसमें डेटा मैच हो रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और ऑप्शन भी है कि डैश ओ की ऑप्शन। अच्छा, इस डैश ओ की ऑप्शन में क्या हुआ, अगर आप गौर करें तो जब हमने कोई ऑप्शन नहीं दी थी तो पूरी पूरी लाइन प्रिंट हुई थी। ये वाला जो कंटेनर्स वाला करेक्टर था या पैटर्न था, ये जिस भी लाइन में था वो पूरी पूरी लाइन प्रिंट हुई थी। लेकिन अभी जो जब हमने आउटपुट किया है तो आउटपुट में वो कहता है, हमने उसे कहा कि अच्छा तुमने ना सिर्फ वो वर्ड या वो पैटर्न प्रिंट करना है, पूरी पूरी लाइन प्रिंट नहीं करना। तो इसने उतनी दफा हमारे लिए पूरी 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 लाइन की बजाय हमें सिर्फ वो पैटर्न प्रिंट किया है कि ये कितनी दफा आया। तो इस तरह हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, तो इसी तरह एक और ऑप्शन भी है जो कि हमारी है एन के नाम से। ठीक है, तो अब इस एन के केस में क्या हुआ, इसमें इसके साथ ये जो लेफ्ट साइड पर नंबर ऑफ लाइंस जो है या जो आपकी फाइल्स की लाइंस हैं वो प्रिंट हो गई हैं। कि आपकी ये जो लाइन थी, अगर आप गौर करें ये लाइन 3985 लाइन में आपको शो हुआ है। फिर उसके बाद सेम पैटर्न जो है वो 3989 लाइन में शो हुआ है। इसका मतलब दरमियान में 86, 87, 88 वाली जो लाइंस हैं वो मिसिंग है, अगर आप जहां गौर करें। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे तो आप ये चेक करना चाहते हैं कि कितने कौन कौन से नंबर ऑफ लाइंस पर आपका ये पैटर्न शो हो रहा है, तो आप -n की कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह फर्ज करें मैंने ना एक पैटर्न, थोड़ा सा मैं इसी पैटर्न में चेंजेस लेके आ रहा हूं। मैं ये जो कंटेनर था ना इसका सी स्मॉल कर देता हूँ और फिर मैं सर्च करता हूँ। तो अब देखिए आपको डाटा ही बदल गया। अब डेटा कैसे बदल गया, ये ऐसे बदल गया क्योंकि वो मैच कर रहा था बिल्कुल एज इट इज, यानी कि जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको कैपिटल से मैच कर रहा था, जो स्मॉल थे उनको स्मॉल से मैच कर रहा था। तो अब इसका मतलब है कि वो जो कैपिटल लेटर से कंटेनर स्टार्ट हो रहे थे उसको इग्नोर कर रहा है, और पहले केस में जो स्मॉल से स्टार्ट हो रहे थे उनको इग्नोर कर रहा है। तो ये तो बड़ा मसला हो गया। लेट से मैं ये चाहता हूँ कि दोनों कंसीडर करें, कि जो कैपिटल से स्टार्ट हो रहे हैं उनको भी कंसीडर करें और जो स्मॉल से स्टार्ट हो रहे हैं उनको भी कंसीडर करें। तो उसके लिए हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत सी ऑप्शन है, और वो ऑप्शन कौन सी है, डैश आई की।
ठीक है, केस इनसेंसिटिव। ये जब हम प्रिंट करेंगे तो अब आप गौर करें, तो अब वो लाइन भी प्रिंट हो रही है जिसमें ये कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है कंटेनर, और वो लाइन भी हमारी प्रिंट हो रही है, सर्च हो रही है, जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रही है। तो इसलिए आपका जो आई की जो कमांड है ये काफी हेल्पफुल है। आई की जो ऑप्शन है, दिस इज वेरी हेल्पफुल, जो आपको केस इनसेंसिटिव के केस में पैटर्न मैचिंग परफॉर्म करेगी और बड़े अच्छे से रिजल्ट आपको शो करेगी। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीजें कितनी दफा हुई। तो ये हमारी सेकंड लास्ट कमांड थी, बस आखिरी कमांड है, दैट इज वेरी सिंपल कमांड, और वो है फाइंड की कमांड। और फाइंड की कमांड क्या कर सकती है, ये आपकी किसी भी फाइल को सर्च करने के लिए हेल्प कर सकती है। कि जो आपकी डायरेक्टरी हायरार्की है उसमें आपको आपको ये याद है कि मैंने एक नाम की फाइल बनाई थी, लेकिन अब आपको ये याद नहीं है कि कौन सी डायरेक्टरी में बनाई थी, वो डायरेक्टरी आप भूल गए हैं। तो आपने ये सर्च करना है कि मेरी इस नाम की फाइल किस डायरेक्टरी में पड़ी है। तो सिंपली हम वहां से जाकर इसको सर्च करेंगे, तो ये हमें बड़े मजे से उसकी लोकेशन वगैरह बता देता है। फर्ज किया हम मैं सिर्फ सीडी प्रेस करता हूँ और मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है ना, PWD किया तो मैं असद में आ गया। अब मैंने देखना है कि यार मैंने ना एक लार्ज के नाम से फाइल बनाई थी, तो वो कहाँ थी, क्योंकि पता नहीं वो मैंने डे 12 में बनाई थी या डे 13 में बनाई थी या डे 10 में बनाई थी, तो आई डोंट रिमेम्बर इट। तो लेट से मैं लेकिन मुझे फाइल का नाम याद है कि large.txt था। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं कहूंगा फाइंड, ठीक है जी, फाइंड। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपने सर्च कहाँ करनी है। मैं एक स्पेसिफिक फोल्डर भी बता सकता हूँ कि अच्छा फलां फोल्डर के अंदर सर्च करो, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि किस फोल्डर में एग्जिस्ट करती है। तो मैं अगर कहूँ ना कि ऑल फोल्डर्स में सर्च करो, तो मैं स्टार लगा दूं कि फाइंड इन ऑल फोल्डर्स। स्टार का मतलब है कि सर्च इन ऑल फोल्डर्स। और फिर मैं उसके बाद डैश नेम, ये सिंपल डैश नेम लिखना है, इसके साथ डबल डैश नहीं लगाना, सिंपल नेम डैश, और उसके बाद अपनी फाइल का नाम लिखना है। तो फाइल का नाम हमने लिखा था large.txt। तो सिंपल मैं इसको प्रिंट करूंगा, तो ये इसने मुझे फौरन सर्च करके बता दिया कि आपका डेवऑप्स का जो बूट कैम्प का फोल्डर है उसमें डे 13 है, और उसके अंदर स्प्लिट डेमो का फोल्डर है, उसके अंदर आपकी ये फाइल पड़ी है। तो इस तरह ये वाली फाइल हमें, सॉरी ये वाली जो कमांड है, दिस इज वेरी हेल्पफुल, कि अगर आप कहीं अपनी फाइल की लोकेशन भूल गए हैं तो आप सिंपली उसकी जो लोकेशन है उसको सर्च कर सकते हैं। दीज आर 8 टोटल कमांड्स जिनको आज हमने एक्सप्लोर किया। ये आपने जो आज का जो लेक्चर है इसको आपने दोबारा से जरूर देखना है एक दफा, क्योंकि इसमें जितनी भी कमांड्स हैं इनको आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आगे आने वाली जितनी भी चीजें हैं, खास तौर पे जब हम जो मॉडर्न टूल्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, तो इन सारी कमांड्स का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका हैंड्स ऑन बहुत अच्छा सा होना चाहिए। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और जो वीडियोस हैं इसकी पुरानी वो आप देख रहे हैं। अगर आपने कोई मिस किया हुआ है सेशन, तो आप उन वीडियोस को लाजमी देखें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि इनमें सीक्वेंस है तो ये सारी चीज़ें सीक्वल में चल रही हैं। तो पिछले सेशंस अगर आपने देखे होंगे तो आपको आने वाले जितने भी सेशंस हैं वो बड़े इजीली समझ आ जाएंगे। तो आई होप आप ने चीज़ें अच्छे से कर ली।